बीपीएससी मेंस परीक्षा के संदर्भ में मैंने आपको दूसरा सवाल पाल कला और उसकी विशेषताओं को लिखने के लिए दिया था। तो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ चंदन कुमार की, जो मधेपुरा से हैं। इन्होंने लिखा है, पाल कला और भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। तो मैं इनकी कॉपी को देखने जा रहा हूँ और इन्होंने भूमिका में प्रश्नोत्तर लिख दिया है। तो ऐसा मत कीजिएगा, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ना तो प्रश्नोत्तर और ना ही उत्तर शब्द लिखने की आवश्यकता होती है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। कला किसी संस्कृति की पहचान के साथ साथ उस समय के मानव की सोच को भी प्रदर्शित करता है। इसी संदर्भ में पाल कला 8वीं से 12वीं सदी का बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में तत्कालीन शासकों के द्वारा विकास हुआ। भूमिका देखिए, ऐसा लग रहा है कि काफी सतही तरीके से लिखा गया। इसको और दुरुस्त कीजिएगा। भूमिका में दो बातों का जिक्र हमेशा कीजिएगा पाल कला के संदर्भ में। आगे आपने लिखा भी है, पाल कला के अंतर्गत पत्थर और कांसे की बनी विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, जिसका प्रसार बंगाल तक देखा जा सकता है। पाल कला की विशेषताओं का अध्ययन, आप यहाँ पे विशेषता तक आ गए, यानी कि यहाँ तक जो आंसर है आपका वो भूमिका इसमें आपने लिखा है। तो भूमिका में दो बातों का जिक्र कीजिएगा। पाल कला के संदर्भ में दोनों जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहला लिखिएगा कि पत्थर और कांसे के मिश्रण से बनी उत्कृष्ट शैली का विकास होता है। तो ये लिख दीजिएगा, जिसका जो जनक है वो धीमन का और बिठपाल को दिया जाता है। तो धीमन और बिठपाल को दिया जाता है, जो कि क्रमशः धर्मपाल और देवपाल के अधीन थे। तो धीमन और बिठपाल का जिक्र कीजिएगा इंट्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अ, पत्थर और कांसे के मिश्रण से निर्मित जो मूर्ति कला का विकास हुआ है उसको आप लिखिएगा। और इंट्रोडक्शन में जो पाल कला का बिहार में केंद्र है ना, उसके बारे में लिखिएगा। तो केंद्र कहाँ कहाँ हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा नालंदा में, केंद्र हो जाएगा विक्रमशिला में, और केंद्र हो जाएगा ओदंतपुरी में। तो पाल कला का बिहार में केंद्र कौन कौन सा है, उसको आप लोग भूमिका में ही लिख डालिएगा। तो ये भूमिका का पक्ष जो है वो आपका दुरुस्त हो जाएगा। और इसी तरीके से हर कोई भूमिका लिख सकते हैं। यहाँ अंकिता का कॉपी है, इसको भी देखा जाएगा। यहाँ पे बिना नाम का है। तो भूमिका में कोशिश कीजिएगा थोड़ा संतुलित और शब्द अच्छा हो, मानव के सोच को भी प्रदर्शित करता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सतही भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया, तो उसको दुरुस्त कीजिएगा। और दूसरा, मात्रात्मक गलतियां भी दिख रही हैं, तो मात्रात्मक गलतियों को धीरे धीरे सुधारिए। क्योंकि मौर्य कला में मैंने मात्रात्मक गलतियों की तरफ इंडिकेट कर दिया है, तो आप लोग इसको देखिएगा, हर जगह नहीं करूंगा। और पाल कला की विशेषताओं का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के द्वारा किया जा सकता है: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र तो चित्रकला में आ ही गया है ना। चित्रकला में पांडुलिपि वाला हो गया और भित्ति चित्र हो गया। अब देखिए, इसको ना ऐसे लिखिएगा, ऊपर में पाल कला लिख दीजिएगा और नीचे में अलग अलग ये तीर खींच करके आप इसकी विशेषताओं को बता सकते हैं। स्थापत्य कला को आप कर सकते हैं, मूर्ति कला को कर सकते हैं, मृदभांड कला को या चित्रकला को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम सुंदर बनाइएगा, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींच दिया गया है। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि डायग्राम का मतलब हो कि आप अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, दूसरों की तुलना में डायग्राम आपने बनाया है, तो आपका डायग्राम बनाने का उद्देश्य एग्जामिनर से नंबर ज्यादा हासिल करने का है। तो इसको यहाँ पे सुंदरता दिखाइएगा, तब जाकर के थोड़ा अच्छा भी लगेगा, नहीं तो लगेगा कि आप उसी तरीके से लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए, आप विशेषताओं को लिखना शुरू कर दिया। तो स्थापत्य कला का पाल युग में काफी विकास विकास लिखिएगा हुआ। इस काल में विभिन्न महाविहार, स्तूप, चैत्य, दुर्ग और मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस काल में विभिन्न महाविहार जैसे विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार, सोमापुर महाविहार, और सोमापुर है ये, जो कि बांग्लादेश में है, और नालंदा महाविहार निर्मित हुआ है। तो नालंदा तो गुप्त काल का है ना, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे महाविहार मत कीजिएगा। देखिए, नालंदा का जिक्र इसलिए होता है पाल कला में, क्योंकि यहाँ पे पाल कला में बौद्ध मठों का निर्माण किया गया था और बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया था ना। तो महाविहार मत लिखिएगा, महाविहार अलग संदर्भ में है। यही महाविहार आगे जाकर के शिक्षा का केंद्र बन जाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में, विक्रमशिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में देखा जा सकता है ना, या ओदनपुरी। तो नालंदा महाविहार मत कीजिएगा, नालंदा विहार है, महाविहार नहीं, क्योंकि नालंदा महाविहार का संबंध होता है गुप्त काल से। इस काल में हो गया आपका। पाल युगीन स्थापत्य कला में धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और चैत्य पाल कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पे कौन से धर्म का स्पष्ट प्रभाव है, आप उसका जिक्र कीजिएगा। तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो बुद्ध की जो प्रतिमाएं वो काफी संख्या में मिली हुई है। और आपने यहाँ पे
तस्वीर बनाया है बौद्ध भिक्षुओं के आवास को, जिसमें खुला आंगन बना दिया है, बरामदा हो गया और पीछे कमरा होता था। तो कमरा जैसा खिड़की नहीं बनाना है, इसको कुछ नहीं करना था, आपको बस इसको ऐसे कर दीजिए और कमरा बना दीजिए, बस घेर दीजिए, ये रूम हो जाएगा, है ना, ये रूम हो जाएगा। और एक एंट्री बना दीजिए, ठीक है। तो सीढ़ियाँ हो गया, कमरा पूरा फुल कर दीजिए, नहीं तो फिर मालूम चलेगा कि यहाँ डबल बरामदा हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा बरामदा हो गया, अब फिर इधर भी बरामदा हो गया, तो ये थोड़ा सा ना गलत संदेश चला जाएगा, खाली खाली लगेगा। तो इसको पूरा भर दीजिए ऐसे करके, कमरा हो गया। जैसे इसको गोल आकृति अगर बना दिया जाए तो ये आंगन हो गया, खुला आंगन होता था, और उसके बाद ये बरामदा हो गया, और उसके बाद इसके पीछे जो है वो कमरा बना होता था। और प्रवेश एक द्वार बना दीजिए कहीं पे खोल करके, दिए हो गया। तो इस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं का जो आवास था बना हुआ था। इसी तरह पाल काल में पत्थर और कांसे से बनी मूर्तियों का, तो अब आप स्थापत्य कला के तुरंत बाद मूर्ति कला पे आ गए। देखिए यहाँ पे ना बहुत कमी दिख रही है हमें। तो भवन निर्माण कला आपसे पूछा गया है, इसका मतलब होगा कि पाल कला में आपको यहाँ पे मुख्य फोकस किस पे करना है, स्थापत्य कला पे फोकस करना है। और इस स्थापत्य कला का उदाहरण हो जाएगा महाविहार, महाविहार हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा, है ना, चैत्य हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा और मंदिर हो जाएगा, है ना। जैसे आप गया का जो विष्णुपद मंदिर का जो अर्धमंडप है उसमें प्रभाव दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं भवन निर्माण कला शब्द का आपने तो जिक्र ही नहीं किया यहाँ पे। पूछा गया सवाल में भवन निर्माण कला, और कहीं भी आपने भवन निर्माण कला तो बताया ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पक्ष गौण हो गया। आप जो स्टीरियो टाइप में आंसर को रट करके गए हैं वैसा ही उतार दिए हैं, पाल कला और उसकी विशेषता को आपने उतार दिया, जो कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप से सवाल पूछ दिया गया। तो ये ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा और समझ के लिखिएगा इसमें। बौद्ध धर्म के साथ संबंधों पर भी प्रकाश डालना है। तो स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म का प्रभाव आपने नहीं दिखाया है। और इसके तुरंत बाद आप मूर्ति कला पे आ गए हैं, तो दिखाइएगा स्थापत्य कला पे भी बौद्ध धर्म का कैसा प्रभाव पड़ा हुआ है। और उसके अभी हम आपका पूरा पढ़ देते हैं। और मूर्ति कला पे आपने लिखा है कि इसका श्रेय धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को, इसको इंट्रोडक्शन में लिख डालिए। पत्थर निर्मित मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर द्वारा निर्मित जो मुंगेर संथाल परगना आदि स्थलों से मंगाए जाते थे। इस प्रकार की मूर्तियां हस्त निर्मित मानी जाती हैं। यह मूर्तियां अलंकृत है। काशी की मूर्तियों को पालकालीन मूर्तियों में विशिष्टता का सूचक माना जाता है। उदाहरण नालंदा, कुकरिहार, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त हुआ है। काशी की मूर्तियों में धार्मिक प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित है। बौद्ध धर्म के प्रभावों को बुद्ध, हाँ यहाँ पे आपका दिखा है बौद्ध धर्म का प्रभाव, तो मूर्ति कला पे आपने बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाया है, स्थापत्य कला पे आप नहीं दिखाए हैं। पत्थर निर्मित मूर्तियों पर भी धार्मिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न मूर्तियों का निर्माण हुआ है। पाल कला में मृदभांड कला का विकास हुआ, सजावट के लिए विकास हुआ। पाल कला में चित्रकला यानी कि भित्ति चित्र हो गया और पांडुलिपि वाला हो गया। तो दो चित्रकला पांडुलिपि और भित्ति या दीवार महत्वपूर्ण है। पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि का आपने उदाहरण भी दे दिया है, ठीक है, अच्छा है। और निष्कर्ष भी आपने दे दिया। जो आप में कमी रही है वो कमी रही है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखा है। ऐसा ही आंसर आपको ना बाजार में जो नोट्स मिलता है उसमें दिखाई देगा। आपको अपने आंसर में थोड़ा सा लिखने की क्या आवश्यकता है मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो जैसे ही भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला के बारे में बताइएगा तो कुछ उदाहरण और उसका केंद्र डाल दीजिए। जैसे महाविहार का है ना, तो महाविहार के रूप में अगर देखा जाए तो विक्रमशिला महाविहार हो गया, है ना, ओदंतपुरी हो गया या सोमापुर हो गया, वो दिखा दीजिएगा। मठ के रूप में नालंदा में इसका उदाहरण मिलता है। स्तूप का भी उदाहरण नालंदा में दिखाई देता है, तो इसका आप लोग दिखाइएगा। जैसे मंदिर का हो गया तो मंदिर देखिएगा तो कहलगांव में गुफा मंदिर हो जाता है। जो बोध गया में विष्णुपद मंदिर का जो अर्धमंडप है, तो मंदिरों पे भी आपको पाल कला का प्रभाव दिखाई देगा। तो उसको आप एक बॉक्स बना करके डाल सकते हैं। आगे वाले आंसर में आपको ऐसा दिखाई देगा तो हम दिखा देंगे, ये डाल दीजिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको क्या इसमें लिखना है कि चाहे तो जो स्थापत्य कला है पाल कला में, उसको पॉइंट वाइज भी दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप लिख ही रहे हैं कि महाविहार का उदाहरण हो गया, तो वो हो गया। दूसरा इसका विशेषता हो जाए कि इस काल की जो स्थापत्य कला थी उसमें पकी ईंटों का प्रयोग ज्यादा किया गया है ना, तो इसका भी लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े ज्यादातर स्थापत्य में आपको चैत्य और स्तूप भी दिखाई देगा, है ना। और मंदिर में कहलगांव का और गया का भी डाल दीजिएगा। और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी आप डाल सकते हैं, जैसा पहले वाला लाइन में ही जोड़ दीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो बौद्ध महाविहार और स्तूप था
उसके दीवारों पर भित्ति चित्र उकेरा गया है, जिसमें जो बुद्ध का जीवन था, महायान देवी और देवताएं थी, पशु पक्षियां थी, उसको उकेरा गया है ना। इसको लिखिएगा। और ये भी दिखाइए कि बाद में जो महाविहार है वो दरअसल शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमापुर, ये सब शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे। और बौद्ध धर्म के वज्रयान और महायान शाखा का प्रभाव पाल कला पे बहुत ज्यादा दिखता है, विशेष रूप से दिखता है। तो इसको जरूर आप लिखिएगा स्थापत्य कला के बारे में। ये वाला लाइन भी आपने काफी शानदार लिखा है। और हाँ, कि पाल कला में जो बौद्ध भिक्षुओं का आवास था वो दरअसल एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया, जिसमें खुला आंगन भी है, चारों ओर बरामदा है और उसके पीछे कमरा बना है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, है ना। और यह इमारतें, मतलब ये 2 मंजिला होता था, जिस पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी, है ना। तो आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद देखा जाए तो जो अंतिचक है विक्रमशिला, तो अंतिचक के से प्राप्त जो विक्रमशिला महाविहार का अवशेष है वो पाल काल के स्थापत्य कला को और ज्यादा स्पष्ट करता है। और यहीं से मंदिर और स्तूप का अवशेष भी मिला है, जो कि दोनों ईंट का बना हुआ है। इसी में पत्थर और मिट्टी की बनी हुई बुद्ध की विशाल मूर्तियां पाई गई हैं। तो बुद्ध की विशाल मूर्तियों का भी आप जिक्र कर सकते हैं। और दीवारों के बाहरी हिस्से पे मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है, जिसके ऊपर में बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का प्रभाव आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस प्रकार सामान्य जीवन का दृश्य भी आपको दिखाई देगा। और पाल काल में विशेषकर अगर देखा जाए तो हमने बताया भी कि पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, तो वो दिखाइएगा। इसमें शासकों का नाम लेते हुए भी आप दिखा सकते हैं। जैसे देखा जाए तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, तो गोपाल दरअसल नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाता है और ओदंतपुरी और सोमापुर में बौद्ध मठों का भी निर्माण कराता है। धर्मपाल विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराता है और यही विक्रमशिला महाविहार आगे चल के वज्रयान शाखा के अध्ययन के रूप में काफी पॉपुलरिटी या प्रसिद्धि पाता है ना। और जो धर्मपाल था वो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाने के साथ साथ वहीं पे मंदिर और स्तूप का भी निर्माण कराता है। काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण महिपाल करवाता है। और एक नया एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाल ही में तेल्हाड़ा महाविहार का भी पता लगाया गया है और तेल्हाड़ा को बताया गया है कि दरअसल वो पाल कला का ही या पाल काल के समय का ही महाविहार था। तो तेल्हाड़ा का नया आप उदाहरण दे सकते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाए, है ना। इसके अलावा भी अगर देखिएगा तो जो शैलेंद्र शासक जो कि इंडोनेशिया, तो बालपुत्र देव पाल शासक गोपाल की अनुमति से बोध गया में एक मंदिर का भी निर्माण करा था। तो ये सब स्थापत्य कला की उदाहरण हो जाएगा। और पाल काल में जो मंदिर थे तो उसका मैंने जिक्र आपसे पहले कर दिया है, उसको जरूर से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पाल काल के स्थापत्य कला को का जो वर्णन है आप काफी सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे मूर्ति कला का आपने लिखा है, तो मूर्तियां सांचे में तो ढली होती थी, है ना। पत्थर और कांसे की जो प्रतिमाएं थी वो काफी संख्या में यहाँ पर निर्मित की गई थी। और कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की जो शैली है वो धीमन और बिटफाल को जाता है, इसको लिखिएगा। और एक अच्छा लाइन डाल दीजिएगा कि पालकालीन मूर्ति कला को, है ना, मध्यकालीन मूर्ति कला की पूर्व शैली के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मध्यकाल में जो मूर्तियां बनी थी उसकी पूर्व शैली पाल कला में या पाल काल में विकसित हो गई थी। तो पालकालीन मूर्ति कला की शैली को मध्यकालीन मूर्ति कला की पूर्व शैली के रूप में भी जाना जाता है ना। इसको लिखिएगा, है ना। और इस काल की जो प्रतिमाएं थी वो सांचे में ढली होती थी, जिसका प्रमाण नालंदा में मंदिर संख्या 13 से प्राप्त हुआ है ना। और इस काल की जो मूर्तियां हैं आपने लिखा भी है, नालंदा में, कुकरिहार में, है ना, जो कि गया के निकट है, बोध गया में है, अंतिचक है, इमादपुर, फतेहपुर, राजगीर, मुंगेर इत्यादि स्थानों से मिलती है। और अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं मिलती हैं। अन्य मूर्तियों में देखिएगा तो बोधिसत्व है ना। इसके अलावा अवलोकितेश्वर है, मैत्रेयी है, हथग्रीव है, तारा है, इत्यादि मूर्तियां हैं, है ना। इसके अलावा हिंदू धर्म से जो जुड़ी मूर्तियां हैं जिसमें विष्णु, बलराम, सूर्य और गणेश, इन सब मूर्तियों के नाम आप लिख सकते हैं, है ना। तो पालकालीन मूर्ति कला को जरूर लिखिएगा और प्रस्तर प्रतिमाओं को भी लिखिएगा। जो तख्ती वाला उदाहरण आपने लिखा है, इस तरीके से पाल कला की विशेषताओं को आप जरूर दिखाइए। दूसरी कॉपी है अंकिता की। और अंकिता कहाँ से हैं, सासाराम से हैं या गया से हैं, लिख दीजिएगा आप। पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट करना है और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पे। तो आपका जो आंसर है वो सिंपल विशेषता लिख डालना है और बौद्ध धर्म के साथ संबंध को बता देना है। तो बौद्ध धर्म के साथ संबंध स्थापत्य कला पे, मूर्ति कला पे, चित्रकला पे बताइएगा। और कोई कुछ और कुछ इसमें है भी नहीं।
पाल कला का विकास पूर्व मध्यकाल में, ब्रैकेट में मत लिखिए, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास होता है, इसको साफ साफ क्लियरली लिख डालिए। पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे, इस कला का विकास न केवल, यहाँ क्या जरूरी है पाल शासक बताने के लिए जो बौद्ध मतानुयायी थे, है ना, इसको जरूरी नहीं है। पाल कला के बारे में आप बताइए, शासकों के बारे में बाद में बताइएगा, जहाँ आपको लगे कि यहाँ बताना है। इस कला का विकास न केवल बिहार अपितु बंगाल में हुआ, तो बिहार बंगाल से तो बांग्लादेश तक इसका प्रभाव दिखाया जा सकता है ना, क्योंकि सोमापुर वहीं पे है। पालकालीन स्थापत्य के विभिन्न स्वरूपों को देखा जा सकता है, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। ठीक है, मूर्तिकला में कांस्य मूर्तियां हैं, प्रस्तर मूर्तियां हैं, पांडुलिपि चित्रण है, भित्ति चित्र और स्थापत्य। स्थापत्य कला को दूसरे नंबर पे कर दीजिए, क्योंकि पाल कला में तो मूर्तिकला काफी प्रसिद्धि पाई है। कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, स्थापत्य कला को पहले नंबर पे दिखा दीजिए, मूर्तिकला को दूसरे नंबर पे दिखा दिए और चित्रकला को तीसरे नंबर पे दिखा दीजिए, क्योंकि स्थापत्य कला में महाविहारों का निर्माण किया गया है ना, तो स्थापत्य कला की विशेषता काफी ज्यादा हो जाती है। मूर्तिकला में सांचे में ढली मूर्तियां एक आपको विशिष्ट यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, तो विशिष्ट शैली दिखाई देगी, तो उसको लिखिएगा। मूर्तिकला, पाल युग में पत्थर और कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ, ठीक है, जिसका प्रसार बंगाल तक था, वर्तमान में बांग्लादेश तक है ना, जैसे सोमापुर वहीं पे है। तो पाल शासकों के जावा के साथ घनिष्ठ संबंध थे। हिंदू, जवाई मूर्तिकला और नेपाल, कश्मीर, बर्मा और थाईलैंड की चित्रकला से भी स्पष्ट होता है ना। पाल काल में इस कला को तकनीकी संपूर्णता मिलती है, इसका मतलब अगर है तो कुछ बताइएगा कि कैसे तकनीकी संपूर्णता मिलती है, क्या सांचे में ढले होने के कारण मिलती है या कुछ और कारणों से मिलता है। तो ज़्यादा दिखावाबाजी से बचना है आप लोगों को। अगर कुछ लिखते हैं ऐसा कि तकनीकी संपूर्णता है, तो आप उसको ओपनली लिखिए कि कैसे तकनीकी संपूर्णता मिलती है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण शैली में निर्णायक देन, ठीक है। विशेषताएं, बौद्ध कला को प्रश्रय प्रदान किया, है ना, ठीक है। तो बौद्ध कला को मनोहारी आकृतियां, पर्याप्त आभूषण, परंपरागत अलंकरण पर विशेष बल दिया गया। मूर्तियों पर सारनाथ कला का प्रभाव, सारनाथ कला मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। गया और राजमहल से मिलने वाले काले भूरे रंग के मुलायम बेसाल्ट, बेसाल्ट मुलायम नहीं होता है, ऐसा मत लिखिए। बेवजह अनावश्यक लाइन और अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल करने से बचिएगा। मुलायम बेसाल्ट कैसा हो जाएगा, दोनों इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है ना। मुलायम बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल। मूर्तियां लेख युक्त और तिथि युक्त पाई गई हैं, उदाहरण आपने ठीक लिखा है, ठीक है। पालकालीन चित्रकला है, पांडुलिपियों का चित्रण है, भित्ति चित्र है, ठीक है। पाल युग में चित्रकला का प्रगति होता है। चक्रदार रेखा, वर्ण की हल्की आभाएं हैं, चित्रों पर अजंता जैसी मांसल कोमल, ये सब थोड़ा सा आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल बीपीसी में मत कीजिएगा, है ना, मांसल कोमल, ये सब शब्दों का अच्छा प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपने दे दिया है, ठीक है। पाल स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में पाल शासक, ठीक है। महाविहार, स्तूप, चैत्य मंदिर, दुर्ग ही है। और गोपाल, गोपाल मत कीजिएगा, यहाँ पर शासक लिख दीजिएगा। गोपाल, महिपाल, रामपाल, धर्मपाल, इतना नहीं लिखना है, दो चार एग्जाम्पल देकर के छोड़ दीजिएगा। विशेषताएं, भवनों का निर्माण किया गया है, दीवार पे मृण मूर्तियां, कुछ मंदिर बंगाल शैली में निर्मित है, बांस की सहायता से झोपड़ियां तैयार की जाती थी। इसका वक्र, कंगूरे, उतली, ये सब मत कीजिएगा। कमरा हो गया, आंगन हो गया, बारमदा, बरामदा लिखाता है, ठीक है। तो बरामदा में भी कमरा बना दिए हैं आप लोग, ऐसा मत कीजिए। सिंपल आंगन हो गया, बरामदा हो गया और पीछे कमरा बना दीजिए, क्या दिक्कत है ना। 4-5 ठो कमरा और एक ठो घुसने का, नहीं तो लगेगा कि कहीं अब इसमें घुसने का कोई जगह ही नहीं है, लगेगा कि दीवार फान करके यहाँ एंट्री हो रही है, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं से दरवाजा बना दिए ताकि इसमें एंट्री मिल सके लोगों की, 2-4 एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म के साथ संबंध, पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे, इन्होंने ऐसे समय में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। भारत में इस धर्म का पतन हो रहा था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए किए गए कार्य उल्लेखनीय है, जिसका पता कला क्षेत्र में विशिष्ट निर्माण से चलता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के लिए, देखिए यहाँ पे ना बौद्ध पाल कला आप लोगों से पूछा गया है, पाल कला पे बौद्ध धर्म का प्रभाव, आपको शासक और उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखना तर्कसंगत नहीं है क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार कि उस समय प्रश्रय प्रदान किया गया जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, इन सबको मत लिखिए। इतिहास और कला को थोड़ा डिफरेंट रखिएगा।
बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के लिए मठों और विहारों का निर्माण किया गया है। उदाहरण वगैरह सब देते लिखिएगा, नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी, ठीक है। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक महान के नीतियों का अनुसरण किया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार थोड़े ना पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया पाल कला की विशेषता, है ना, और उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो बौद्ध धर्म का प्रचार थोड़े आपसे पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इतिहास का लाइन आपने लिख दिया है, वो मत कीजिए ऐसा। विदेशों में धर्म प्रचार है तो बौद्ध विद्वानों को भेद, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मिशन दीपांकर श्रेयान, कोई मतलब नहीं है ये सब। उदाहरण दीजिए पाल कला की। आलोचना, अत्यधिक अलंकरण के कारण प्राकृत कला का ढक जाना। मुख्यतः देव मूर्तियों के उदाहरण मिलते हैं, लौकिक विषयों का अभाव है। ठीक है, एक आध उदाहरण दे दीजिए। समीक्षा, निष्कर्ष, है ना। तो पालकालीन विशेषता आपसे पूछा गया है, और पूछा गया है आपका जो क्वेश्चन है उसमें है कि बौद्ध धर्म के साथ संबंधों पे भी, है ना। तो आलोचनात्मक मत कीजिए, छोड़ दीजिए आलोचना। आलोचना पूछा नहीं गया है, और निष्कर्ष दे दीजिएगा, और तिल्हाड़ा वाला आप निष्कर्ष में डाल दीजिएगा। तीसरी जो कॉपी है वो पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट करे और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालना है। तो प्रकाश डाला गया है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश के संरक्षण में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में हुआ है। पूर्वोत्तर मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पूर्वोत्तर का मतलब 8 उत्तर पूर्वी राज्य, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल इत्यादि। हालांकि आपका लिखा हुआ सही, लेकिन पूर्वोत्तर मत कीजिए, भारत में हुआ। तो बिहार, बंगाल सहित बांग्लादेश तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कला मानव की कल्पनाओं के व्यक्ति के साथ किसी भी संस्कृति की पहचान होती है। मौर्य और गुप्तों के दौरान कला का विकास पूर्ण रूप से हुआ, जिसे पाल शासकों ने न केवल आगे बढ़ाया, ठीक है, अच्छा है। पाल कला बहुत शानदार, स्थापत्य कला बहुत शानदार, मूर्ति कला, चित्रकला, हिंदू मंदिर बहुत बढ़िया, बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, है ना, ठीक रहा। धातु की मूर्ति है, प्रस्तर की मूर्ति है, कुछ मृण मूर्तियां भी है, टेराकोटा, पांडुलिपि चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी है। यहाँ पे एक और जोड़ दीजिएगा, मृण मूर्ति या टेराकोटा, है ना, मृण मूर्तियां। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश के शासकों को एक चीज और कर सकते हैं चालाकी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पाल कला है, तो पाल कला के विशेषताओं को निम्न बिंदु में बांट दीजिए, और जैसे स्थापत्य कला आई तो एक और डायग्राम यहाँ बन सकता है, मूर्ति कला में एक और डायग्राम बन सकता है, चित्रकला में एक और डायग्राम बन सकता है। अगर एग्जाम वाली कॉपी में अगर जगह नहीं मिले तो आप वैसा ही कीजिएगा, सेपरेट सेपरेट बना दीजिएगा और सुंदर बनाइएगा। डायग्राम से आपको 1 नंबर ज़्यादा लेना है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। 9वीं से 12वीं शताब्दी के तक पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासन में विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल कला की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। प्रारंभ में पाल कला में ताड़पत्र और बौद्ध कालखंड में कागज पर बनाए गए चित्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से मिला। ठीक, स्थापत्य कला हो गया, वास्तुकला हो गया। इसको पहले नंबर पर लिखिए, महाविहार, स्तूप, चैत्य मंदिर और दुर्ग। विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदला सहित अन्य विहारों की विशाल संरचनाएं पालों के उत्कृष्ट संरचनाओं की गवाही देते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम कीजिएगा। हालांकि इन संरचनाओं को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, इन सब की आवश्यकता नहीं है। आपको कला, उदाहरण, विशेषता, इन सब पे फोकस कीजिए। पाल कला मुख्य रूप से धर्म से प्रभावित थी। पाल शासकों ने 400 वर्षों तक शासन किया, कोई मतलब नहीं इसका लिखने की, जिसमें प्रथम 2 वर्ष बौद्ध धर्म और बाद के वर्षों में हिंदू धर्म का कोई मतलब नहीं इस लाइन का। यहाँ पे बंगाल विहार के अलावा श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत कला का, या तिब्बत तक इस कला का प्रभाव कह सकते हैं। पाल कला की विशेषताएं, पाल कला की विशेषताएं, इसमें आपने लौकिकता लिखा है, ताम्रपत्र है, कांस्य मूर्तियां हैं, मुख्य भाग अलंकृत, पश्च भाग समरूप, धर्मों का प्रभाव। ठीक है, हिंदू और बौद्ध धर्मों का प्रभाव लिख दीजिए ओपनली। अच्छा डायग्राम है आपका, ये इस तरह की तरीके से गोल्डी लिखी है, पिछली बार सेलेक्ट हुई है, बक्सर में पोस्टिंग है, तो उसकी कॉपी में ऐसा ही डायग्राम होता था। तो अच्छा डायग्राम ये बनाए हैं आप। हिंदू स्थापत्य कला है, पाल कालीन शासक महिपाल ने काशी में सैकड़ों मंदिर, बहुत शानदार लाइन, और भवन बनवाए जो पाल कला की अद्वितीय कृतियों को दर्शाता। ठीक है, गया में विष्णुपद मंदिर में अर्धगोलाकार मंडप पाल कला की बहुत बढ़िया। कौंच का शिव मंदिर, छोड़ दीजिए, अब ज्यादा मत लिखिए। कहलगांव का भागलपुर, थोड़ा सा मात्रात्मक सब में गलती हो जाता है। बंगाल के वर्धमान में सिद्धेश्वर महादेव, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य कला, विहार, विक्रमशिला। देखिए महाविहार नालंदा वाला ना गुप्त काल का है, तो महाविहार में इसका जिक्र मत कीजिए।
विहार में कीजिए, मठ में कीजिए, नालंदा को थोड़ा छोड़ दीजिएगा। मूर्ति कला, कांच से पत्थर, मृण मूर्ति बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा ही अगर आपको जगह की कमी लगे तो सेपरेट डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, कांस्य की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और मृण मूर्तियां। ठीक है, उदाहरण आपने दे दिया है गया, नालंदा, कुकरीहार। इसके अलावा दिनाजपुर, पहाड़पुर, इनाजपुर से मिला है। धीमन बिटपाल, बहुत शानदार। ठीक है, पत्थर की मूर्तियां मुख्य रूप से गया और संथाल परगना से। ठीक है, चित्रकला में ताम्रपत्र हो गया या पांडुलिपि हो गया। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर पे बहुत बढ़िया, ग्रेनाइट वाला जरूरी है। जहाँ पे नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है, सराय से प्राप्त हुआ है, जिस पर पशु पक्षी के, तो सराय स्थल पे ग्रेनाइट से बना चबूतरा के निचले भाग पे कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी, जिसमें मनुष्य पशु पक्षी की आकृतियां बनाई गई है। तो सुंदर उदाहरण आपको वहां पे दिखाई देगा। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी है। बौद्ध धर्म का प्रभाव विशेष रूप से दिखता है, जो कि बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा और तंत्रयान से संबंधित है। निष्कर्ष, पाल वंश की कला मुख्य रूप से गुप्त कला और मौर्य कला को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती रही है। तो मौर्य कला और गुप्त कला कीजिएगा, अगर ऐसा लिखेंगे तो इसको पहले कर दीजिएगा। कलाकारों की संख्या की कमी को स्पष्ट रूप से दिखा सकता है, ऐसा मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए इस लाइन को, कोई जरूरी नहीं है। कोई रिपोर्ट थोड़ी आ रहा है कि इसमें कलाकारों की संख्या की कमी को बताया गया है ना, जैसे आज बताया जाता है। आज के समय में पाल कला का प्रभाव विदेशों, ठीक है, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश को आप लोग छोड़ रहे हैं, बांग्लादेश को जिक्र कीजिए, चूंकि सोमापुर वहीं पे है। बिहार सरकार अगर इस मधुबनी पेंटिंग की तरफ पोषित करे तो न केवल पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि बिहार की ख्याति, बहुत बढ़िया, सुंदर लाइन है ये, अच्छा लाइन है आपका। ए से पूरा नाम लिखिए, नाम लिखने में शर्माना नहीं चाहिए। आगे देखिए, जो कॉपी है पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट करे और बौद्ध धर्म के साथ संबंधों पर प्रकाश डाले। तो प्राचीन काल में बिहार प्रमुख राजवंशों मौर्य, गुप्त आदि और विविध धर्मों का केंद्रीय स्थल रहा है। फलतः इस प्रदेश की कला परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है। इस कला परंपरा को पाल युग में अत्यधिक मजबूती मिली है, जिसका प्रमाण आज भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में ही कला को तकनीकी संपूर्णता मिलती है। ठीक है, पाल कला में विकसित हुए विभिन्न कलाओं और उनकी विशेषताओं को निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। पाल कला की विशेषता, ठीक है, बहुत शानदार, धीमन बिठपाल। ठीक है, ताम्रपत्र, तांत्रिक प्रभाव। ठीक है, स्थापत्य कला में महाविहार हो गया, ये बहुत सुंदर तरीका है लिखने का, ये बहुत सुंदर तरीका है। महाविहार हो गया है ना, महाविहार का उदाहरण बन गया है ये। ठीक है, खुला आंगन, बहुत शानदार, आंगन के पीछे बरामदा, बरामदा के पीछे कमरा, कुछ कमरे 2 मंजिल, बहुत शानदार, पक्की ईंटों से निर्मित। ठीक है, इस तरीके से दिखाइए, है ना। और एक लाइन और लिख दीजिएगा यहीं पे, अगर ऊपर में ना कहीं लिखा हुआ हो तो, ये जो महाविहार है वो विक्रमशिला से, उदंतपुरी से, सोमापुर से मिला है ना। तो इसका उदाहरण यहाँ पे दे दीजिएगा। चैत्य बौद्ध पूजा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। चैत्यों की परंपरा तो प्राचीन थी, परंतु इसके स्वरूप में पाल कला के दौरान अत्यधिक विस्तार हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या में चैत्यों का निर्माण करा, बहुत शानदार। मंदिर, बहुत शानदार। ठीक है, मंदिर का उदाहरण दे दीजिएगा। हाँ, दिया गया है यहाँ पे, कहलगांव, विष्णुपद। ठीक है, स्तूप हो गया, बौद्ध धर्म के धार्मिक केंद्र और प्रार्थना स्थल होता था पाल कला में स्तूपों को, बहुत सुंदर है। देखिए, मौर्य कला वाला यहाँ पे इनका ज्ञान न पुट हो गया है। जैसे आप लोगों ने सिर्फ इसको मौर्य कला तक सीमित रखा, स्तूप के चित्र को, और ये एक कदम आपसे आगे। ये कॉपी किनका है, लग रहा कि अंकिता का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉपी का नाम बदल गया है, तो इस पर नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, मंजू यादव जी का है ना, चाईबासा झारखंड से इनका लिखना था। तो आपसे एक कदम ये आगे निकल गई हैं, और स्तूप के डायग्राम का इन्होंने यहाँ भी बना दिया। देखिए, इस तरीके से इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप खुद लिख रहे हैं कि पालकालीन स्थापत्य कला में महाविहार है, स्तूप है, मंदिर है, चैत्य और दुर्ग है, तो जो स्तूप है तो उसका फोटो बना सकते हैं, फोटो बना दिए, काफी बढ़िया। मूर्ति कला, बहुत बढ़िया, पाल कला में कांस्य तथा प्रस्तर मूर्ति कला की नई शैली का उदय हुआ, बहुत बढ़िया। धीमन और भटपाल थे, जो कि धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। कांस्य मूर्तियों के निर्माण सांचे में ढालकर की जाती थी, इसमें अलंकार की प्रधानता थी। अच्छा है। चित्रकला, इस काल में चित्रकला के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पांडुलिपि, भित्ति चित्र, है ना। ठीक है, ताम्र पत्रों पे होता था, जिसका प्रयोग सजावट के लिए किया था। ठीक है, अस्त्र सहस्त्र, प्रज्ञा प्रमिता, पंचअक्षिता। ठीक है, बहुत बढ़िया है, भित्ति चित्र भी हो गया है। हाँ, इतना करके आपका निष्कर्ष हो गया है।
तो मूर्ति कला पे थोड़ा सा, अगर आपका जो आंसर है वो हो गया, 4 पन्ने का होगा, ठीक है, अच्छा है। जिस तरीके से सवाल पूछा गया है, तो पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट करना है बौद्ध धर्म का, हाँ बहुत शानदार है। आपका सबसे अच्छा अभी तक का आंसर रहा है ना, ठीक है। ये जो है लग रहा है कि हम डॉक्टर के पास बैठ गए आँख चेक कराने के लिए। तो पाल कला की विशेषताओं को आप लोग को भी धुंधला दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि हम आँख चेक कराने बैठे हुए हैं और डॉक्टर हमसे ASDFG ABC पढ़वा रहा है। तो बीच बीच में वो धुंधला खुद ही लगा देता है ताकि हम पढ़ नहीं पाए, और तब जा कर के चश्मा का पावर पता चलता है कि ये वाला पावर आप में फिट बैठा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसा ही लग रहा है ये वाला, हाँ ये जैसा लग रहा है कि मेरे नाप का ये पावर है। यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया। पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट करना है और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालना है। बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में तत्कालिक सबका कुछ न कुछ मात्रात्मक गलती हो रहा है। ये किनका है, ये काजल कुमारी हैं, और नाम पता नहीं चल पा रहा है। पाल कला की विभिन्न विशेषताओं का निम्नलिखित विश्लेषकों के अंदर किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सुधारिएगा, एकदम डायग्राम पे कोशिश कीजिए कि ये सुंदर बने, ऐसा नहीं लगे कि बस बना दिए हैं डायग्राम और बना करके उपकार कर दिए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। उसको सुंदर बनाइए, गोल खींचिए तो लगे कि नहीं खींचा हुआ है, भले थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गोल खींचिए। कम से कम इसको तो सीधा खींचा जा सकता था ना, क्या दिक्कत है इसमें? इन सबको सीधा खींचा जा सकता है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा इस पर। विशेषता ठीक है, डायग्राम बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा इस पर काम कर लीजिएगा। तरीका अच्छा है। स्थापत्य कला हो गया, स्थापत्य कला बहुत विकास हुआ, इसमें बहुत सारी नई शैली का विकास हुआ। महाविहार, चैत्य स्तूप, दुर्ग मंदिर, ऐसा मत कीजिएगा, एक ही में मत मिला दीजिए, दुर्ग अलग है मंदिर अलग है। इस काल में कई महाविहारों का निर्माण हुआ, उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा वाला मत कीजिएगा, बार बार आपको हम बता रहे हैं, आगे से इस पे बचिएगा। नालंदा में बने चैत्य स्तूप और विभिन्न मंदिर पाल कला के, तो ठीक है। जहाँ पे कुछ कमी लगेगा आप लोग इनकी कॉपी से फॉलो कीजिएगा। चाईबासा से कौन है ये, मंजू यादव, इनकी कॉपी को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, मिला जुला के ठीक है। मृदभांड कला सजावट के लिए हुआ है। भित्ति चित्र बौद्ध धर्म के साथ संबंध, इतिहास की जो बातें हैं वो इतिहास में लिखिएगा। यहाँ कला पूछा गया आप लोगों से, कला और संस्कृति पूछा गया है। तो काजल का भी आंसर ठीक है, जो सुधार करना होगा वो कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि बढ़िया से स्कैन करके PDF में बना करके भेजा जाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि एकदम डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं और पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल आप लोगों से पॉलिटी का करवाना है। ग्रुप में टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, और जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके उसी में लिंक आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, सभी को थैंक यू। लिखते रहिए लगातार, लिखने से बहुत सारी आपकी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, और एकदम अच्छा लिखना शुरू कर दीजिएगा। कम से कम मात्रात्मक गलती नहीं होगी, आपका जो डायग्राम है वो साफ सुंदर बनेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ये सब डेवलप हो जाएगा 2 महीने के भीतर ही। लिखिए डेली। अच्छा लिखने की शुरुआत खराब लिखने से और गलत लिखने से ही होता है, तब जा करके अच्छा लेखन शैली तक पहुंच पाते हैं। तो लिखते रहिए जितना ज़्यादा आप लोग लिख सकें। थैंक यू।